बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप केडीवी लाइव का ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लें। इस ऐप के माध्यम से आपको पूरे बिहार की तमाम तर खबरें सिर्फ 1 मिनट में दिखाई जाती है। जी हाँ, अगर आप कोई भी खबर यूट्यूब या फेसबुक में देखते हैं तो आपको 4 से 5 मिनट में देखने को मिलता है, लेकिन वही खबर आपको केडीवी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में देखने को मिलेगी। जी हाँ, 1 मिनट में पूरी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी, क्योंकि हम आपकी टाइम की कीमत समझते हैं। किसी भी खबर को 1 मिनट में केडीवी लाइव ऐप दिखाता है। तो आप अभी प्ले स्टोर पर जाइए, केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें आप अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे की खबर को भी देख सकते हैं और खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो फिर चलिए बात करते हैं आज की पूरे बिहार की। तो आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी रद्द, जनरल की ने नहीं थी एक भी सीट। बिहार में 6 लेन के बनेंगे एक्सप्रेसवे, सफर होगा आसान, इन जगहों से गुजरेगी ये सड़कें। बिहार में 2700 किलोमीटर की नई सड़कों को मंजूरी, 500 पुल भी बनेंगे, इसी साल पूरा होगा काम। सीट बंटवारे पर कैसे बनेगी बात, कांग्रेस ने लालू से रखी इतने सीटों की डिमांड, आरजेडी ने पूछा क्या है दावेदारी का आधार। लालू के करीबी की शराब फैक्ट्री पर छापेमारी, 3 गाड़ियों से पहुंची ईडी की टीम, 200 करोड़ का खेल आया सामने। इस बार गर्मी तोड़ेगी सारी रिकॉर्ड, अप्रैल मई के महीने में ऐसा होगा मौसम। बिहार में बड़ा हादसा टला, ट्रेन की बोगी में लगी आग, घबरा करके कूदने लगे यात्री, कई घायल। सीएम नीतीश ने दी रमजान की बधाई, मुस्लिम भाई बहनों को दी शुभकामनाएं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए देनी होगी इतनी फीस, बिहार में चल रहा है गजब का खेल। जीतन राम मांझी ने रख दी एक और डिमांड, क्या मोदी नीतीश को होगी मंजूर। बिहार में आई बहार, शुरू करे फैक्ट्री, सरकार दे रही है मौका। चुनाव प्रचार में व्यस्त तेजस्वी अचानक पहुंच गए गौशाला, गायों का लिया हालचाल, फिर दिया बड़ा संदेश। बिहार में 2019 दोहराना मुश्किल, एनडीए के लिए ना नीतीश में पहले वाला दमखम और ना बीजेपी के पास कोई मुद्दा। क्या आप भी बैंक में करना चाहते हैं नौकरी, तो यहाँ निकली है एसओ पद के लिए बम्पर भर्तियां। जाने एज लिमिट से लेकर के लास्ट डेट तक सब कुछ आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार राज्य की जनता पर पड़ रही महंगाई की सबसे अधिक मार, कौन है मौज में, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। अब यूपीआई पेमेंट पर देना होगा चार्ज, फोन पे, गूगल पे और केंद्र सरकार के बीच बने टकराव के हालात। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल अचानक अपने आवास स्थित गौशाला पहुंच गए। यहां उन्होंने घूम घूम करके गायों का हालचाल लिया। जहां हमेशा राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौका मिलते ही अपने आवास में स्थित गौशाला पहुंचते हैं और गायों का हालचाल जानने का प्रयास करते हैं। मंगलवार की सुबह जब उन्हें थोड़ी निश्चितता मिली तो फिर वे अपने आवास की गौशाला में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने गायों के दर्शन किए और फिर कहा कि गौ माता की शुभता और फिर दिव्यता के दर्शन, सेवा एवं देखभाल करने का मौका वे कभी भी नहीं चूकने देते हैं। हमारे संस्कृति, आर्थिक और फिर आध्यात्मिक और फिर पारिवारिक जीवन का अहम केंद्र रही गौ माता के प्रति माता पिता के कारण बचपन से ही गहरा स्नेह, श्रद्धा और फिर लगाव रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव कल देश में सीएए लागू होने के बाद एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि धर्म की राजनीति के बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी है जो नौकरी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, विकास और फिर रोजगार मांगती है। अगर देश की बहुसंख्यक आबादी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त है, बीते 10 सालों में बीजेपी शासन में खाद्य पदार्थों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जब गैस सिलेंडर 400 की बजाय 1000 से कम का हो गया है। रसोई का सारा बजट गड़बड़ा गया है। मध्यम और फिर निम्न मध्यम वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है।
दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक पार्टियां सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है। इसी क्रम में समस्तीपुर जिले के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बयानबाजी करते दिखे। एक कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल उतारते नजर आए। तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार की तरह अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि सब कमुआ हो जाएगा। जब वहीं तेज प्रताप यादव ने पेट पर हाथ फेरते हुए इसका मायने भी बताया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पेट पर हाथ फेरने का मतलब है कि बिहार के नौजवानों और जनता का पैसा लूट करके पेट में डाल चुके हैं, इसलिए पेट पर हमेशा हाथ फेरते रहते हैं नीतीश कुमार जी। जब शादी समारोह में दावत खाने के बाद लोग पेट पर हाथ फेर करके डकार निकालते हैं, उसी तरह सीएम नीतीश कुमार भी करते हैं। जब धोखा देने वालों को बिहार में काम, रोजगार और फिर विकास के लिए लोगों ने मौका दिया था। जब पिछली बार हाथ जोड़ते हुए कहा था कि इस बार मौका दे दीजिए, अगली बार तेजस्वी यादव संभालेंगे। जब पिता की आशीर्वाद की वजह से इस बार वे आ गए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मकड़ी का जाल फेंकते फेंकते खुद उसमें फंस गए हैं। जहाँ उधर जाने के बाद भी पलटी मारेंगे। 9 बार पलटी मारने वाले इंसान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने तो कसम खा ली थी कि मरना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आजकल तो लोग झूठी कसम भी खाने लगे हैं। ये कहना है तेज प्रताप यादव का। अगर आपके घर में भी बेटी है और उसकी चिंता हो रही है तो अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों। आपको बता दूं कि बिहार सरकार बेटियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन स्कीम में से एक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। ये स्कीम गरीब लड़कियों के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना में सरकार बेटी के जन्म से लेकर के पढ़ाई तक का खर्च उठाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक इस स्कीम का लाभ लगभग 2 लाख से ज्यादा लड़कियों को मिल चुका है। इस योजना में सरकार लाभार्थी को किस्तों में 50,000 रुपए देती है। इस योजना में सरकार बच्चों को आर्थिक सहायता देती है। या इसमें बेटी के जन्म के समय माता पिता को 2,000 रुपए की पहली किस्त मिलती है। वही जब बेटी 1 साल की हो जाती है तो फिर उसे आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन के बाद 1,000 रुपए की किस्त मिलती है। इसी तरह बेटी के 2 साल के हो जाने के बाद सरकार 2,000 रुपए का लाभ देती है। बेटी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो फिर सरकार कक्षा 9 में पढ़ाई के दौरान भी प्रोत्साहन राशि देती है। इसके बाद 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो जाने के बाद 10,000 रुपए की राशि देती है। वहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो जाने के बाद लाभार्थी कन्या को 25,000 रुपए की राशि मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दें कि आपको बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर जाकर के सीएम कन्या उत्थान योजना पर क्लिक करना होगा। अब मांगी हुई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा, उसके बाद सबमिट कर देना होगा। अब इस योजना की पात्रता के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार के अस्थायी निवासी को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। या आवेदक के परिवार में या किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चों को ही स्कीम का लाभ मिलेगा। शादी की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसके लिए दस्तावेज के बारे में अगर बात किया जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, माता पिता का वोटर ID कार्ड, 12वीं मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, ये डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू हुए 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान को लेकर के बधाई दी है। जहां आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान के पवित्र महीने के शुरू होने पर राज्यवासियों, विशेष करके मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि रमजान का महीना रहमतों का महीना है, जब पूरे महीने खुदा की रहमतों की बारिश होती है, जब खुदा ताला की नजर में रोजेदारों की दुआएं कबूल होती है, जब खुदा उनकी इबादत को स्वीकार करते हैं और फिर उसके बदले तमाम आलम इंसान पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुदा से दुआ करते हुए कहा है कि खुदा तमाम रोजेदारों की दुआओं को कबूल करे और हम सबों के बीच मोहब्बत, एक दूसरे के प्रति आदर, सद्भाव और इज्जत की भावनाओं को बढ़ाएं, ताकि हम लोग मिलकर के देश एवं राज्य की तरक्की में योगदान दें। दोस्तों, मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार हो गया, जहां परसों सुबह से ही धूप निकली हुई है। दिन में तेज धूप रही है, मौसम शुष्क रहा। जब दिन में कार्यालय और फिर घर में लोग पंखे का सहारा लेने को मजबूर हुए। शाम ढलने के बाद गर्मी का प्रभाव कम हुआ। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल अप्रैल और फिर मई में रिकॉर्ड गर्मी रहेगी। यह वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया है कि गर्मी इस साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहेगी। अप्रैल और फिर मई महीने में हीट वेव चलेगी। 21 मार्च के बाद रात के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ ठंड की भी विदाई हो जाएगी। देर रात से लेकर के सुबह तक गर्म कपड़े की जरूरत नहीं होगी। एल नीनो की सक्रियता के कारण ये स्थिति होगी। जहां बताया है कि एल नीनो की सक्रियता के कारण सूखे की स्थिति भी पैदा हो सकती है। यह भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस साल इसके संकेत मिल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और फिर उच्च अध्ययन केंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। ये सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
दोस्तों बिहार में शराबबंदी लागू है। यहाँ शराब का सेवन और इसकी खरीद बिक्री दोनों ही प्रतिबंधित है। ऐसे में बिहार के बगहा से एक ऐसी घटना सामने आई है जो चौंका देने वाली है। दरअसल यहाँ मंगलवार को एक पिकअप वैन पलट गई। ये देखकर आसपास के लोग मदद के लिए मौके की ओर दौड़ पड़े। यहाँ वहाँ पहुंचते ही लोगों की नजर पलटी पिकअप के पास बिखरी शराब की बोतलें पर पड़ी। इसके बाद लोगों ने मदद करना बंद कर दिया और फिर शराब लूटने लग गए। आपको बता दूं कि बगहा में उत्तर प्रदेश से तटबंध के रास्ते बिहार आ रही शराब से भरी पिकअप धनहा थाना में रंग लल्ला के पास पलट गई। पिकअप वैन पलटते ही ग्रामीणों में शराब लूटने की होड़ मच गई। जब ग्रामीण पिकअप वैन पर रखी शराब की बोतल लेकर के भागने लगे। इस घटना की जानकारी जैसे ही धनहा थाने की पुलिस को मिली तो फिर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने पिकअप और फिर कुछ बची हुई शराब की बोतलें जब्त कर ली है। जब मिल रही जानकारी के अनुसार एक पिकअप वैन में शराब की बड़ी खेप पीपी तटबंध के रास्ते यूपी से बिहार लाई जा रही थी। पुलिस से बचने के लिए कार पूरी स्पीड में थी। इसी दौरान बांध पर पिकअप वैन अनियंत्रित हो गई और फिर बांध के नीचे पलट गई। पिकअप पलटते ही ग्रामीण शराब की बोतलें लूटने लगे। दोस्तों बिहार में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों को अब रद्द कर दिया गया है। आपको बता दूं कि हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटर में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए जारी की गई वैकेंसी रद्द कर दी गई है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति ने मंगलवार को सूचना जारी की है। समिति की ओर से जारी सूचना में वैकेंसी संबंधित विज्ञापन रद्द करने का कारण अपरिहार्य बताया है। इसके पहले समिति ने 9 मार्च को वैकेंसी जारी की थी, जहाँ बीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थी से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन मांगा गया था। संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति होनी थी। जब प्रति माह 32,000 वेतन और फिर 8,000 रुपए इंसेंटिव सहित 40,000 रुपए मिलना था। वहीं पर 4500 की वैकेंसी में अनारक्षित कोटे में एक भी पद नहीं थी। इस मामले ने बेहद तुल पकड़ लिया था। वैकेंसी की चौतरफा आलोचना होने लगी थी। खास करके सोशल मीडिया में स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा था। माना जा रहा है कि इस कारण से ही वैकेंसी रद्द कर दी गई होगी। जहाँ अनारक्षित कोटि में पुरुष और फिर महिला अभ्यर्थी के लिए एक भी पद नहीं लिए गए थे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 145 और फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 78 पद दर्शाए गए थे, जिसको लेकर के इस पद को रद्द कर दिया गया है। इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में 2700 किलोमीटर की नई सड़कों को मंजूरी मिली है। जहां आपको बता दूं कि इसमें 500 पुल भी बनेंगे। इसी साल काम पूरा भी हो जाएगा। जी हां, बिहार में 2700 किलोमीटर की नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी मिली है। इसका निर्माण इसी साल के अंत में पूरा होगा। इसके अलावा इन सड़कों से जुड़े हुए 500 नए पुल भी बनाए जाएंगे ताकि रोड का 100% उपयोग हो सके, साथ ही उनकी संपर्कता दूसरी सड़कों से हो सके। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इन सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए 1823 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जरूरत के अनुसार आगे ये राशि और बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है। ग्रामीण कार्य विभाग इसके निर्माण की कार्य योजना तैयार कर रहा है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्माण के लिए अपने हिस्से की राशि भी आवंटित कर दी थी। केंद्र और राज्य सरकार की इसमें 60-40 की औसत से हिस्सेदारी तय है। इन सड़कों के निर्माण के बाद बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुलभता स्थापित होगी। यही नहीं, कई गाँव और फिर टोलों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। दरअसल इस समय बिहार में गाँव की सड़कें बनाने के लिए राज्य सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अलावा अन्य कई योजनाओं से इसका निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच फंसी हुई है। जहां सीट बंटवारे को फाइनल नहीं हुआ है। बिहार में सीट बंटवारे पर बात नहीं बन रही है क्योंकि कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव के सामने काफी ज्यादा सीटों की डिमांड रख दी है, जिसको लेकर के आरजेडी ने पूछा है कि आखिर इसका दावेदारी का आधार है क्या। आपको बता दूं कि बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत जारी है। ऐसे में बीते शाम आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर के बैठक हुई। इसमें दोनों पार्टियों की तरफ से सीट बंटवारे सहित कई अहम चुनावी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में आरजेडी ने कांग्रेस को उनके दावे वाली सीटों पर प्रत्याशी तथा दावे के आधार पर जानकारी मांगी। मिल रही जानकारी के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और फिर गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के घर पर हुई इस बैठक में राजद की तरफ से सांसद मनोज झा और फिर कांग्रेस की तरफ से बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हुए। इस बैठक में सभी सीट और फिर संभावित रणनीति पर चर्चा हुई। आरजेडी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा ने कहा है कि इस बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। वहीं इस बैठक में कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बैठक में सीट बंटवारे पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए जल्द दोबारा बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस ने करीब 15 सीट पर अपनी दावेदारी जताई है, जिसके बाद आरजेडी ने कांग्रेस को उनके दावे वाली सीटों पर प्रत्याशी तथा दावे के आधार की जानकारी मांगी। साथ ही प्रत्याशी की सामाजिक और फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि, उस क्षेत्र की सामाजिक स्थिति तथा चुनाव जीतने की क्षमता को लेकर के बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दो कि साल 2019 में कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ी थी, पर वह सिर्फ एक ही सीट जीतने में सफल रही थी, जबकि राजद को कोई भी सीट नहीं मिली थी। यह पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो
न्याय यात्रा के बाद प्रदेश में यानी कि बिहार में कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ है, इसलिए पार्टी को ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि इसको लेकर के क्या आरजेडी की तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में बहुत बड़ा रेल हादसा टल गया है, जहाँ ट्रेन में आग लगने से यात्री घबराने लगे और चलती ट्रेन से ही कूदने लगे। आपको बता दूं कि जमालपुर किऊल पैसेंजर ट्रेन की गार्ड बोगी में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसको लेकर के अफरा तफरी मच गई। संयोगवश आग से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हादसा मसूदन रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलने के बाद हुई है। ट्रेन पर सवार यात्रियों ने बताया है कि स्टेशन से ट्रेन खुलने के बाद जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, अचानक जोरदार आवाज हुई, जिससे सभी यात्री डर गए। थोड़ी ही देर में गार्ड बोगी से धुआं का गुब्बार उठने लगा और फिर आसपास आग फैलने लगी, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। घबरा करके यात्री ट्रेन से कूद करके इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई यात्रियों को चोटें भी आई है। दोस्तों, बिहार में एक मुखिया के काली करतूत सामने आया है। मुखिया ने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया है। मामले की जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद निगरानी ब्यूरो ने मुखिया और फिर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत चनपटिया में आने वाली चूहड़ी पंचायत से जुड़ा हुआ है। जहाँ चनपटिया में आने वाली चूहड़ी पंचायत के मुखिया प्रभात कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार के नाम पर फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बनाया और बिना काम कराए ही मनरेगा योजना की राशि प्राप्त कर ली। मुखिया प्रभात कुमार के इस करतूत के खिलाफ संबंधित पंचायत के निवासी परमजीत कुमार ने पटना हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को मामले की जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने के निर्देश दिए थे। जब कोर्ट के निर्देश के बाद निगरानी एसपी सुबोध कुमार विश्वास को मामले की जांच सौंपी गई। एसपी सुबोध कुमार ने अपनी जांच में पाया है कि चूहड़ी ग्राम के मुखिया प्रभात कुमार ने मनरेगा से जुड़ी हुई अलग अलग योजनाओं के लिए अपने संबंधियों के नाम से मनरेगा जॉब कार्ड बनाए हैं। इन फर्जी लोगों ने काम भी नहीं किया, लेकिन काम दिखा करके संबंधित रिश्तेदारों के बैंक खाते में राशि प्राप्त कर ली है। जांच में पाया गया है कि मुखिया ने सरकारी राशि की अवैध तरीके से निकासी की है और उसका बंदरबाट भी किया है। एसपी की रिपोर्ट के आधार पर निगरानी ब्यूरो ने मुखिया प्रभात कुमार के अलावा सुनील कुमार निराला, प्रमोद कुमार, पूनम देवी, रोहित कुमार, पिनाकी कुमार और फिर शुभम कुमार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। निगरानी विभाग ने इस मामले में आगे जांच भी शुरू कर दी है। जहाँ आरोप सिद्ध होने पर मुखिया का पद तो जाएगा ही, जहाँ उन्हें सरकारी राशि के गबन के आरोप में भी जेल भी हो सकती है। दोस्तों, जीतन राम मांझी मोदी और नीतीश के सामने एक और डिमांड रख दी है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी क्या इसकी डिमांड पूरी करते हैं। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में 50% आरक्षण मिलना चाहिए। जन नारियों की शिक्षा में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने दहेज मुक्त शादी का आह्वान करते हुए महिला सेल को आगे बढ़ा करके सामुदायिक शादियां कराने की अपील की है। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि प्रकृति को संतुलित रखने के लिए महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता गीता पासवान जबकि संचालन महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता अशोक ने की है। मौके पर विधायक डॉक्टर अनिल कुमार के साथ राजेश्वर मांझी, श्याम सुंदर शरण और बाकी कई लोग मौजूद थे। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दूं कि भारत के 70% से अधिक लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र और राज्यों की सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है और किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। यदि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं तो फिर एक खास तकनीक का उपयोग करके अपने खेतों में इस फसल की पैदावार कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको बता दूं कि सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर तकनीक का उपयोग करने वाले किसानों को 80% तक का अनुदान दे रही है। आपको बता दें कि ड्रैगन फ्रूट की खेती तेजी से भारत में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। जहाँ वैसे तो ये फल थाईलैंड, इजराइल, वियतनाम और फिर श्रीलंका जैसे देशों में काफी पॉपुलर है, लेकिन अब इसे भारत के लोगों के बीच भी काफी पसंद किया जा रहा है। अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं या फिर करने का प्लान बना रहे हैं तो आप ड्रैगन फ्रूट की खेती में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूर करें। ड्रैगन फ्रूट की खेती में इस तकनीक का इस्तेमाल करने से आपके खेतों में फसल की पैदावार बढ़ेगा। स्प्रिंकलर तकनीक का उपयोग करने के लिए सरकार की तरफ से 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दो कि बिहार सरकार उद्यान निदेशालय ने किसानों के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से प्रति इकाई लागत का 40% अनुदान दिया जाएगा, यानी कि जितना खर्च होगा उसका 40% पैसा बिहार सरकार देगी। इस हिसाब से ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी के तौर पर 50,000 रुपए मिलेंगे। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। उस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा। वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा।
बिहार के स्कूल समय में अगर बच्चों से काम कराया गया तो फिर कार्रवाई होगी। ये बातें निकल करके सामने आई है। आपको बता दूं कि स्कूल के समय में बच्चों से काम कराया गया तो फिर ये कार्रवाई होगी, भले ही बच्चे घर के व्यवसाय में ही क्यों सहयोग न कर रहे हो। जब विभाग ऐसे अभिभावकों को चिन्हित करके कार्रवाई करेगा, बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने परिवार के व्यवसाय में सहयोग कर सकेंगे। इसके लिए बाल एवं किशोराश्रम संशोधन नियमावली 2023 लाई गई है। इसका मकसद है कि बिहार में बच्चों से काम ना लिया जाए, जहां लोगों को जागरूक किया जाए कि वे बच्चों से काम ना ले। अपने घर के व्यवसाय में बच्चे सहयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बच्चों का पठन पाठन प्रभावित ना हो। यानी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप स्कूल के समय में उन्हें अपने घर का काम करवा रहे हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि स्कूल के समय में, स्कूल जिस टाइम चलता है सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, इस बीच में आप अपने बच्चों को घर में काम नहीं करवा सकते हैं। आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा। वहीं पर स्कूल समय के अलावा शाम 7 बजे से लेकर के रात 8 बजे के बीच भी बच्चों को कार्य नहीं करेंगे। जब बच्चों द्वारा किया जाने वाला कार्य नियोजित नहीं होगा, जहां उसकी सेवा सहायता के तौर पर ली जाएगी। एक दिन में 3 घंटे से अधिक समय तक बच्चे काम नहीं करेंगे। जब बच्चे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे वे थक जाए या फिर वे खतरनाक हो। जब बच्चे अपने सगे भाई या फिर बहन माता पिता के व्यवसाय में काम कर सकेंगे। अगर कोई भी बच्चा प्रधान अध्यापक या फिर मुख्य अध्यापक को सूचना दिए बगैर अपने स्कूल से लगातार 30 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो फिर ऐसी अनुपस्थिति की सूचना नोडल अधिकारी को दी जाएगी। बाल कलाकारों के लिए भी इस नियमावली में प्रावधान किया गया है। बाल कलाकारों से बिना विश्राम के 2 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। को लेकर के केंद्र सरकार ने मुसलमानों को सचेत किया है। मुसलमानों को कहा कि मुसलमान आप डरो नहीं, आप भारत के नागरिक हो। सीएए कोई नागरिक छीनने वाली कानून नहीं है। आपकी नागरिकता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपको हिंदुओं जैसा ही अधिकार मिलेगा। ये कहना है केंद्र सरकार का। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सीएए लागू करने को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया था। 12 मार्च को सीएए के नियमों को और स्पष्ट करने की कोशिश की। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी स्थिति में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। इससे उनकी नागरिकता और समुदाय पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वे भारत में रहने वाले हिंदुओं की तरह ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल असल में मुस्लिमों के एक धड़े ने सीएए को लेकर के चिंता जताई थी, तो गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के क्लियर कर दिया है। आपको बता दूं कि 3 मुस्लिम देशों यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम खराब हुआ है। इस्लाम एक शांति प्रिय धर्म है, जिसमें धार्मिक आधार पर ना तो नफरत और फिर ना ही हिंसा की बात कही गई है। सीएए उत्पीड़न के नाम पर इस्लाम को कलंकित होने से बचाता है। भारत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ ऐसा कोई भी समझौता नहीं है जिसके तहत प्रवासी को वहां वापस भेजा जा सके। यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की बात नहीं की गई है। यह कुछ मुसलमानों और फिर छात्रों समेत एक वर्गों को चिंता है कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ है। ये सही नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6 के तहत दुनिया में कहीं भी रहे मुस्लिम भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। रूस जा रहे हैं मोटी कमाई करने के लिए, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इन सबको वहां जाकर के आर्मी में भर्ती करवाया जा रहा है और जंग के मैदान में उतार दिया जा रहा है। जहां इन्हीं में से कई लोग जहां भारतीय कामगारों को वहां पर ले जाते हैं किसी और काम के लिए, लेकिन वहां पर उसको आर्मी में धकेल दिया जाता है और जंग के मैदान में उतार दिया जाता है। जंग लड़ने को कहा जाता है। इसको लेकर के भारतीय कामगार फंस जाते हैं। हाल फिलहाल ही रसिया से एक वीडियो आया है जिसमें से कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग रसिया आर्मी में फंस गए हैं। जो ऊपर से ऑर्डर आया है कि हमें बॉर्डर पर जाना है। पीएम मोदी और जयशंकर से हमारी गुजारिश है कि हमें जल्द बाहर निकालें। यह जान बचाने की गुहार लगाने वाला 1 मिनट से 26 सेकंड का ये वीडियो सैयद हुसैनी, समीर अहमद, मोहम्मद सुफियान ने 11 मार्च को अपने परिवार और एक न्यूज चैनल को भेजा। तीनों कर्नाटक के कलबुर्गी के रहने वाले हैं और नौकरी के लिए एजेंट के जरिए रूस गए थे, जहाँ वहाँ उन्हें धोखे से आर्मी में भर्ती करा दिया गया। इस वीडियो में तीनों सेना की वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं। जब नौकरी के लालच में फंस करके रूस जाने वाले सैयद, समीर और सुफियान अकेले नहीं है। कर्नाटक के अब्दुल नईम, यूपी के अरबान अहमद, कश्मीर के जहूर अहमद और बाकी कई सारे लोग हैं। सभी को यूट्यूब चैनल बाबा ब्लॉग्स के जरिए नौकरी का ऑफर दिया गया था। 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी बताई गई। सभी ने रूस जाने के लिए एजेंट को 3-3 लाख रुपए दिए। एग्रीमेंट हुआ और उन्हें सीधे यूक्रेन बॉर्डर पर ले जाकर के छोड़ दिया गया। तो ऐसे में अगर आप भी विदेश जाने की सोच रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो आप होशियार हो जाइए और ऐसे भी किसी गलत एजेंट के हाथ में मत पड़िए, नहीं तो फिर आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस खबर को और लोगों तक फैलाइए जिससे ये जानकारी हो सके और बाकी वो भी इस मुसीबत से बच सके।
एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम अपराधियों को या फिर भूमि माफियाओं को लटका देंगे और उसको या तो बिहार छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर उसको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ होता है इसका सीधा उल्टा है। पहले से और ज्यादा कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही अमित शाह आए हुए थे और कहा था कि यहाँ के भू माफिया अपराधियों को सीधा उल्टा लटका देंगे। वहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधी जेल में जाने के लिए तैयार रहे या फिर बिहार छोड़ दें। वहीं पर दूसरी तरफ हत्या, लूट, डकैती की घटना आम होती जा रही है। अब हाल फिलहाल ही कल पटना में बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें से 3 लोगों को गोली लगी। वारदात के बाद अपराधी भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि पटना में बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया, जहां रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ फायरिंग की, एक के बाद एक कई राउंड गोली चलाई। इस कांड में एक साथ 3 लोगों को गोली लग गई। तीनों ही गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजधानी के 2 अलग अलग अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वारदात पटना के शास्त्री नगर थाना के तहत पुनायचक के सब्जी मंडी इलाके की है। मुसलमानों को भरोसा दिलाया है, बिहार के मुसलमानों को भरोसा दिलाया है कि सीए नागरिकता लेने का कानून नहीं है बल्कि देने का कानून है। इससे मुसलमानों को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन ने एआईएमआईएम पर भी जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम दरार पैदा करने वाली पार्टी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पूर्णिया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और एआईएमआईएम पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां लोगों को भड़काने का ठेका ले रखी है। इस दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सीए नागरिकता देने वाला कानून है, इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं ली जाने वाली है। जब मोदी भाईचारा पर भरोसा कीजिए, मोदी के रहते कोई भी मुस्लिमों को भारत से बाहर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हैदराबादी फॉर्मूले को सीमांचल का फॉर्मूला रिजेक्ट करेगा। दरअसल लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत भाजपा केंद्रीय कार्यालय के निर्देश पर शाहनवाज हुसैन पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जीएमसीएच के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। जीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट से मुलाकात करके मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को जाना। पत्रकारों से बात करते हुए सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पूर्णिया बिहार का सबसे तेजी से विकसित करने वाला सिटी है। 475 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, 5 स्टार होटल और फिर इंडस्ट्री का भी खासा विकास हुआ है, जो कि विकास की तेज रफ्तार को दिखलाता है। उन्होंने कहा कि कल ही सीएए कानून लागू हुआ। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर सताए गए वैसे लोग जो कि 2014 के बाद भारत आए, सीएए कानून उन्हें नागरिकता देने वाला कानून है, ये नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। यह किसी की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है। वैसे लोग जो इस कानून का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन्हें दुष्प्रचार से बचना चाहिए। वहीं पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों से उन्होंने, यानी कि मुसलमानों से उन्होंने कहा कि कुछ लोग झूठा हमदर्द बनकर के आपके बीच सीएए कानून को लेकर के गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। किसी भी गलतफहमी का शिकार मत होइए। पीएम मोदी के रहते कोई भी मुस्लिमों को भारत से बाहर नहीं कर सकता। जब अपने मोदी भाईजान पर भरोसा कीजिए। जो कुछ लोग हैं जिनके पास भारत के लोगों को भड़काने का ठेका है, फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर एआईएमआईएम, दोनों हर चीज में हिंदू मुसलमान करती है। दोनों कानून को लेकर के भ्रम पैदा कर रहे हैं। सीमांचल में हिंदू मुस्लिम में दरार डालने वाली पार्टी का नाम एआईएमआईएम है। एआईएमआईएम के हैदराबाद फॉर्मूले को सीमांचल का फॉर्मूला रिजेक्ट करेगा। जब वहीं सीट शेयरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार विदेश दौरे से वापस आ गए हैं, बेहद जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला आ जाएगा। वहीं मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को लेकर के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को बनाने में 475 करोड़ लगा है। 475 डॉक्टर भी आएंगे और फैकल्टी में कभी भी पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे लोकसभा प्रवास योजना के तहत भाजपा सेंट्रल ऑफिस के निर्देश पर पूर्णिया पहुंची और फिर कल बंगाल के रायगंज जाना है। यहाँ पर दूल्हे की बहन को लेकर के वीडियोग्राफर फरार हो गया। जी हाँ, आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर में एक शादी के दौरान वीडियोग्राफर दूल्हे की बहन को लेकर के फरार हो गया है। दरअसल जिले के अहियारपुर थाना क्षेत्र के गांव में 4 मार्च को एक युवक की शादी तय हुई थी। इस दौरान शादी की वीडियोग्राफी के लिए दूल्हे के जीजा अपने गाँव के एक वीडियोग्राफर को साथ लाए थे। युवक के घर पर शादी की सारी रस्म पूरी हो गई। शाम को बारात जाने के लिए सभी लोग तैयार हो गए। इस बीच बाजार जाने की बात कह करके दूल्हे की बहन शाम को ही घर से निकल गई। देर रात होने के बाद दूल्हे की बहन घर पर नहीं लौटी तो फिर घर के परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। वहीं 6 मार्च को दूल्हे के जीजा को पता चला है कि उसके गांव का वीडियोग्राफर उसकी साली को लेकर के फरार हो गया। इसके बाद घर के परिवार वालों का होश उड़ गए। वीडियोग्राफर की नीयत से सभी परिजन अनजान थे। जब पूरे मामले को लेकर के दूल्हे की पिता ने अहियारपुर थाने में 8 मार्च को एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 4 मार्च को मेरी बेटी शाम को बाजार जाने की बात कहकर के घर से निकली थी। जब देर रात घर नहीं आई तो फिर हम लोगों ने संबंधित लोगों से टेलीफोन पर जानकारी ले रहे थे। 6 मार्च को मेरे दामाद बताया है कि उनके गांव के वीडियोग्राफर करने वाले युवक बेटी को बहला फुसला करके अपने घर ले गया। तो फिर हम लोग उसके घर पहुंचे। जब उसके परिवार वालों से मुलाकात की तो फिर परिवार वालों ने बताया है कि वे लोग रात भर रुक करके वहां से निकल गए।
सौगात दी है। अब सीमांचल के लोगों को राजधानी पटना आने जाने में अब और भी आसान हो गई है। जहां न्यू जलपाईगुड़ी से किशनगंज कटिहार होकर के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। जहां इस ट्रेन के किशनगंज पहुंचने पर भाजपा और फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका भव्य स्वागत किया। वहीं से किशनगंज सदर विधायक इजहारुल हुसैन और फिर भाजपा के राष्ट्रीय नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। आपको बता दूं कि पटना के लिए ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से सुबह 6 बजे खुलेगी, जो कि किशनगंज और कटिहार में ठहराव के बाद दोपहर 1 बजे पटना पहुंचेगी। एनजेपी से पटना तक के सफर में मात्र 7 घंटे लगेंगे। जहां पटना की ओर जाने वाली यह ट्रेन किशनगंज में सुबह 7 बजे तो कटिहार में सुबह 8:30 बजे पहुंचेगी। वापसी में पटना से ये दोपहर 3 बजे प्रस्थान करेगी, जो कि कटिहार शाम 7:30 बजे तो फिर वही किशनगंज रात 8:50 पर पहुंच जाएगी और अपने गंतव्य एनजेपी रात 10 बजे तक पहुंच जाएगी। के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वीय हवा के कारण अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बीते 7 दिनों के दौरान पटना सहित 11 शहरों के अधिकतम तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। राजधानी के अधिकतम तापमान में 7 दिनों के दौरान 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। 6 मार्च को जहाँ पटना का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस था, वहीं अब 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग वैज्ञानिक के अनुसार मार्च में अभी 2 से 3 बार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव और बढ़ेगा। इस कारण असमय वर्षा होने के साथ न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। आज बिहार का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से 16 डिग्री के बीच रहेगा। आसमान साफ और फिर तेज धूप निकल रही है। साथ फरार हो गया। जी हाँ, जिस छात्रा को पढ़ा रहा था उसी छात्रा के साथ शिक्षक भाग गया। आपको बता दूं कि बिहार के बगहा में एक शिक्षक नाबालिग छात्रा के साथ फरार होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नाबालिग के पिता ने पटखोली थाने में शिकायत करके बेटी की खोजबीन की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि टीचर के 2 बच्चे भी हैं। जब शिक्षक पर नाबालिग छात्रा को बहला फुसला करके अपने साथ भगा ले जाने का आरोप लगा है। जब बताया जाता है कि नाबालिग 6 मार्च को घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। इसके बाद उसके परिजन कोचिंग पहुंचे और फिर बेटी की जानकारी ली। पता चला है कि लड़की नहीं है और कोचिंग टीचर भी नहीं है, वो भी गायब है। बाद में पता चला है कि टीचर उसकी बेटी के साथ भाग गया है। वहीं लड़की नाबालिग है और फिर उसकी उम्र मात्र 16 साल बताया जा रहा है। लड़की की मां ने बताया है कि बेटी 11वीं की छात्रा है और फिर दीपो के कोचिंग में पढ़ने के लिए जाती थी। पंप में पेट्रोल की जगह पानी दिया जा रहा था। जहां पेट्रोल की जगह पानी भरा जा रहा था मोटरसाइकिल में। आपको बता दूं कि किशनगंज के एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जगह पानी निकलने का मामला सामने आया है। जब पेट्रोल पंप में पहुंचे ग्राहकों के बाइक और फिर अन्य वाहन की टंकी में पेट्रोल की जगह पानी निकलने लगा तो फिर इलाके में मामले ने तुल पकड़ लिया। जहां मिल रही जानकारी के अनुसार किशनगंज जिला के टेरागाछ थाना क्षेत्र के नया बस्ती अंतर्गत स्थित नियारा पेट्रोल पंप नामक पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जगह पानी दिया जा रहा था। जब मामले की जानकारी होने के बाद स्थानीय लोगों ने पंप संचालक पर पेट्रोल से पानी मिलाकर के बेचने का आरोप लगाया है। जहां दर्जनों लोगों ने टेरागाछ के मुख्य मार्ग को जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। यह पेट्रोल पंप संचालक पर कार्रवाई करने का नारा लगाते हुए लोगों का गुस्सा व्याप्त है। लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन और इंजीनियर खुद आकर के मामले की जांच नहीं करेंगे तब तक पंप को चलने नहीं देंगे। वहीं पर पंप के संचालक अंजार आलम सहित अन्य कर्मियों ने बताया है कि उन्हें भी नहीं पता है कि तेल में पानी कैसे मिक्स हो गया। उन्होंने आगे कहा है कि हम मामले की जांच करवा रहे हैं। उन्हें लगता है कि किसी कारणवश पेट्रोल में पानी मिक्स हो गया होगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जब इसकी पकड़ से कोई भी बच नहीं सकता। बॉलीवुड की हर कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म में ये डायलॉग एक न एक बार तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में ये लोगों को लाइव देखने को मिला है। जब देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की नाकुड़ के बावजूद भी अब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसबीआई को इसके लिए 12 मार्च तक का समय दिया था और अब चुनाव आयोग को ये सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च शाम 5 बजे तक लगाना है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इसे असंवैधानिक करार दिया था। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना गया। इसके बाद एसबीआई को इससे जुड़ा हुआ सारा डेटा 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन इस काम में एसबीआई ने असमर्थता जाहिर करते हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक एक्सटेंशन मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं रुक दिया। ये सुप्रीम कोर्ट यहीं पर कड़ा रुख अपना लिया। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू हो चुका है। जब रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में
एक मुस्लिम को कौन कौन से चीज़ करनी चाहिए रोजे के मौके पर और कौन कौन से चीज़ नहीं करनी चाहिए, हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दें कि रमज़ान के पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है। रोजेदारों ने रोजे की सारी तैयारियां शुरू कर दी। इस्लाम में रोजा रखने के अलग अलग नियमों के बारे में बताया गया है। जैसे इसके अनुसार कुछ लोगों का रोजा रखना वाजिब होता है, तो फिर वहीं बताया गया है कि रोजा रखने के क्या नियम होते हैं। तो चलिए जानते हैं। आपको बता दूं कि इस्लाम में रोजा के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। इन नियमों का रोजेदारों को पालन करना चाहिए। जहाँ सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक रोजा का पालन करें और फिर इस दौरान कुछ भी खाने पीने से परहेज करना चाहिए। वहीं पर केवल भूखा प्यासा रहना ही रोजा नहीं है, बल्कि आंख, कान और फिर जीभ का भी रोजा होता है। यानी कि रोजा के दौरान बुरा देखने, सुनने और फिर बोलने से तौबा करें। जब रोजा रखने के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए और न ही बुरी सोच रखनी चाहिए, इससे रोजा टूट सकता है। जब रोजा के दौरान झूठ बोलने, बदनामी करने, झूठी गवाही देने, पीठ पीछे बुराई करने, झूठी कसम खाने जैसे काम भी नहीं करनी चाहिए। अब बात करेंगे कि आखिर रोजे के दौरान क्या करना चाहिए। रमजान में रोजेदार को रात के तीसरे पहर में अज़ान से पहले उठ करके सहरी करना चाहिए। इसके बाद रोजे की नियत की जाती है, जिसके बाद रोजेदार सुबह की नमाज अदा करे। रोजाना की तरह रात भर अपने निर्धारित काम काज करें और फिर दिन में ही जोहर और फिर असर की नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करनी चाहिए। वहीं पर शाम में अजान होने के बाद इफ्तार करना चाहिए, यानी कि रोजा खोलने के बाद तुरंत मगरिब की नमाज अदा करें या रात में ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ करके सोएं। रमजान के महीने में रोजा रखने और फिर अल्लाह की इबादत करने के साथ ही गरीब, लाचार और फिर ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और फिर आम दिनों के मुकाबले 70 गुना इसका मतलब नेकी मिलता है और बाकी इसका फ़ायदा मिलता है।